हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल SR एग्जाम 21। दोस्तों, लास्ट क्लास जो क्लास 6 हुई उसमें आपने देखा कि किस प्रकार कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन 1940 जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बनाए गए। चूँकि उस दौरान दुनिया द्वितीय वर्ल्ड वार से गुजर रही थी, जिसके कारण कांग्रेस के अधिवेशन होना संभव नहीं हो पाए और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। 1945 तक चूँकि कोई अधिवेशन नहीं हुआ। उसके बाद 1946 में जो अधिवेशन हुआ मेरठ में, उसमें JB कृपलानी अध्यक्ष बनाए गए और वो स्वतंत्रता के दौरान भारत के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद 1948 में जब गांधी जी की हत्या हो जाती है 30 जनवरी 1948 को, चूँकि त्रिपुरी अधिवेशन में आपने देखा था गांधी जी ने अपना कैंडिडेट पट्टाभी सीतारमैया को घोषित किया था, परंतु सीतारमैया नेताजी से हार गए थे, जिसके कारण गांधी जी ने उस हार को अपनी हार घोषित किया था। तो दोस्तों, गांधी जी के सम्मान में पट्टाभी सीतारमैया को जयपुर अधिवेशन 1948 का अध्यक्ष घोषित किया गया और गांधी जी के उन सभी कार्यों पर बल दिया गया, जोर दिया गया जो गांधी जी करना चाहते थे। जैसे गांधी जी कहते थे भारत गांव में बसता है, जब तक गांव का विकास नहीं होता है या हो सकता है तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। दूसरी बात, वो कुटीर उद्योग पर, छोटे उद्योग धंधों पर बहुत जोर देते थे, उस पर बल दिया गया। खादी पर जोर देते थे, उस पर बल दिया गया। चरखा पर जोर देते थे, उस पर बल दिया गया। तो गांधी जी और स्वच्छता गांधी जी का एक बहुत ही अहम पहलू था। साथ साथ गांधी जी अहिंसा पर बहुत जोर देते थे, तो उस पर भी बल दिया गया। अर्थात गांधी जी के कार्यों पर जोर दिया गया। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के 1 साल के बाद के अधिवेशन तक भारत के जो कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन थे उनको हमने पढ़ा। उसमें 3 महिलाएं, एनी बेसेंट 1917, सरोजिनी नायडू 1925 और नलिनी सेन गुप्ता 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्ष बनाई गई। ये सब हमने पढ़ा। आइए दोस्तों, उसके बाद हमने एक बात और जानी कि उसके बाद बंगाल विभाजन हुआ 1905 को। हमने बताया कि बंगाल किस प्रकार पूर्वी और पश्चिमी भागों में बांट दिया गया। ये राजनीतिक कारण से बांटा गया था, परंतु अंग्रेज़ों ने इसका कारण राजनीतिक न बताकर प्रशासनिक बताया। कहा कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन चला पाना एक लेफ्टिनेंट के लिए असुविधाजनक है, इसलिए बंगाल को कम से कम 2 पार्ट में बांटा जाना चाहिए और इसके 2 लेफ्टिनेंट होने चाहिए जो प्रशासन को ठीक से चला सकें। तत्कालीन बंगाल में उड़ीसा, आज का झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल सम्मिलित था। पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल सम्मिलित था। पूर्वी बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी सम्मिलित था। बांग्लादेश को पूर्वी बंगाल घोषित कर दिया गया और बाकी बचे हुए भाग को पश्चिमी बंगाल में रखा गया। तो ये दोस्तों आपने लास्ट क्लास में देखा था। इसके बाद हमने अरुणडेल कमेटी देखी थी। इस पर उसने एक रिकमेंडेशन दी थी कि बंगाल का विभाजन ठीक नहीं है, अब पुनः बंगाल को एक कर देना चाहिए। ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय को अरुणडेल कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन भेजी। आइए दोस्तों, अब आगे देखते हैं दिल्ली दरबार। चूँकि दोस्तों बंगाल विभाजन जब हमने आपको बताया तो उसमें स्वदेशी आंदोलन के बारे में भी आपको बता दिया और उसके बाद चूँकि दिल्ली दरबार का सीधा संबंध बंगाल विभाजन से है, इसलिए इसको पढ़ते हैं पहले। तो दोस्तों, दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1911 में और ये आयोजन जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी के सम्मान में किया गया, क्योंकि उनका भारत आगमन 1911 को हुआ। जब 1911 को विलियम मैरी और जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ तो इनके सम्मान में दिल्ली दरबार लगाया गया और इस दिल्ली दरबार के दौरान भारत के वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। आप इनको भी ध्यान रखेंगे क्योंकि रास बिहारी बोस और उनके सहयोगी 23 दिसंबर 1912 को इन पर बम फेंकेंगे, जिसको दिल्ली कांड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों,
तो इसमें हुआ का, इसमें दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक निर्णय लिया गया कि बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है एवं भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली बनाई जाएगी। ये दो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, एक तो बंगाल विभाजन का रद्द होना और दूसरा भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाए जाना। अब दोस्तों, जब अंग्रेज़ों ने ये घोषणा कर दी कि भारत की राजधानी कलकत्ता के स्थान पर अब दिल्ली होगी, तो अंग्रेज़ों ने मुग़लों के महल को, मुग़लों के किलों को हथियाया नहीं, बल्कि उन्होंने उसके दक्षिण में, जिसको मुग़लों ने अपना गार्डन बना रखा था, रायसेना हिल्स के ऊपर एक वायसराय भवन बनवाया, जिसके वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस थे। जो नया दिल्ली बसाया गया उसके मुख्य रूप से दो वास्तुकार थे, एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड ब्रेकर। तो दोस्तों, इन्होंने क्या क्या बनाया? रायसेना हिल्स के ऊपर वायसराय भवन बनाया, जिसको आजकल राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। फिर मुग़लों के गार्डन में पार्लियामेंट हाउस बनाया और इंडिया गेट बनाया। इंडिया गेट बनाया गया क्योंकि इंडिया गेट का निर्माण बाद में हुआ 1921 में, प्रथम विश्व युद्ध एवं अफगान युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों के सम्मान में। इस सबके वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस थे। हार्वर्ड ब्रेकर ने सचिवालय का डिजाइन तैयार किया। तो इस प्रकार पुरानी दिल्ली से हटकर एक नई दिल्ली का निर्माण हुआ, जिसे अंग्रेजों ने अपनी राजधानी बनाया। अब दिल्ली को राजधानी बनाए जाने के पीछे चार मुख्य कारण थे। एक तो कारण ये था, अंग्रेजों को अब लगने लगा था कि प्रथम विश्व युद्ध हो सकता है, क्योंकि कोलकाता समुद्र के पास था, जो सुरक्षित राजधानी नहीं थी। दूसरी बात, अंग्रेज चाहते थे कि हम लोगों को ये बताएं कि हम मुग़लों के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं, क्योंकि दिल्ली का अपना वास्तविक महत्व था और उन्होंने इसलिए दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तीसरी बात, चूँकि दिल्ली भारत के केंद्र में स्थित थी, वहाँ से पूरे देश का प्रशासन चला पाना बहुत आसान था। और जो चौथी सबसे अहम बात थी, अंग्रेज ये चाहते थे कि जो राष्ट्रवाद का उदय, जो राष्ट्रवाद की भावनाएं, जो राष्ट्रवाद का उदय, जो राष्ट्रवाद के बीज अब अंकुरित होने लगे हैं बंगाल में, उनको किसी प्रकार दबाया जाए या तो यहाँ से राजधानी को स्थानांतरित करके कहीं दूसरी जगह रख लिया जाए, क्योंकि उस समय बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बन चुका था। तो इसलिए कोलकाता सुरक्षित राजधानी नहीं थी और अंग्रेज़ों ने इस प्रकार अपनी राजधानी कोलकाता के स्थान पर दिल्ली को स्थानांतरित करके बना लिया। और दोस्तों, 1 अप्रैल 1912 से भारत की राजधानी कोलकाता हो गई। तो दोस्तों, इस प्रकार आपने देखा दिल्ली दरबार का आयोजन और एक नए शहर दिल्ली का डिजाइन, जिसके वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस और हार्वर्ड ब्रेकर थे, और उन्होंने कौन कौन से भवनों का वास्तुविद तैयार किया वो आपने देखा। आइए देखते हैं हम होम रूल लीग को। आइए दोस्तों देखते हैं होम रूल लीग। होम रूल लीग, तो दोस्तों इसका प्रारंभ किसने किया, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? आइए दोस्तों हम पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट की बात यह है, जो होम रूल लीग है वो मुख्यतः 1916 में स्टार्ट हुआ। इसकी प्रेरणा का स्रोत था रेडमंड के द्वारा आयरलैंड में। कहाँ चलाया गया? आयरलैंड में। आयरलैंड में चलाया जाने वाला होम रूल लीग। आयरलैंड में चलाया गया था होम रूल लीग। किसके नेतृत्व में? रेडमंड के नेतृत्व में। तो लंदन में इस आंदोलन के कारण स्वशासन देने की बात की जा रही थी आयरलैंड के लोगों को। तो दोस्तों यहाँ से प्रभावित हुए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक।
अच्छा, भारत में एक होम रूल लीग क्यों नहीं स्थापित हो पाई? इसके पीछे एक मुख्य कारण है। एनी बेसेंट से जब पत्रकारों ने पूछा कि आप दोनों का उद्देश्य एक ही है परंतु फिर भी भारत में 2 होम रूल लीग क्यों, तो उन्होंने जवाब दिया, हमारे कुछ कार्यकर्ता तिलक को और तिलक के कुछ कार्यकर्ता हमें पसंद नहीं करते हैं, परंतु हम दोनों के व्यक्तिगत विचारों की बात की जाए तो कोई मन मुटाव नहीं है। हम दोनों का उद्देश्य एक ही है। हम दोनों अलग अलग लीग चलाकर भारत के लिए होम रूल लीग अर्थात स्वाधीनता की मांग कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं जो मराठी होम रूल लीग था जिसको तिलक ने स्थापित किया, ये 28 अप्रैल 1916 को स्थापित हुआ। इसके अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे, सचिव NG केलकर बनाए गए और इसका हेड क्वार्टर तिलक जी ने पूना में रखा। कहाँ रखा? पूना में रखा। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ था? ये कहाँ काम करती थी? कर्नाटक, महाराष्ट्र, परंतु इसमें मुंबई सम्मिलित नहीं था। बरार और मध्य प्रांत सम्मिलित था। इनके जो फेमस पत्र थे वो थे केसरी और मराठा। केसरी जो पत्र था वो दैनिक पत्र था और मराठी भाषा में प्रकाशित होता था, परंतु मराठा जो था वो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाला वीकली पत्र था। तो ये दोस्तों दोनों पत्र थे। अब दोस्तों देखते हैं एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग चलाई गई जिसको इंडियन होम रूल लीग कहा गया। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1916 को हुई। अध्यक्ष स्वयं एनी बेसेंट बनी और सचिव इसके जॉर्ज अरुंडेल थे। ये वही जॉर्ज अरुंडेल हैं जिनको लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने राजनैतिक सलाह देने के लिए कमेटी का अध्यक्ष बनाया था। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर अड्यार में रखा गया जहां थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था। इसका कार्य क्षेत्र तिलक के लीग के कार्य क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण भारत जिसमें मुंबई भी सम्मिलित था। इनके 2 मुख्य पत्र थे, न्यू इंडिया और कॉमनवील। न्यू इंडिया दैनिक समाचार पत्र था जबकि कॉमनवील वीकली प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। दोनों अंग्रेजी में प्रकाशित होते थे। तो दोस्तों ये थी समरी, अभी आपने जानी होम रूल लीग से संबंधित। इसकी कुछ और बातें जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं होम रूल लीग का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था शांतिपूर्ण एवं संवैधानिक आंदोलन के प्रावधानों के अंतर्गत रहते हुए स्वशासन को प्राप्त करना, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में प्राप्त हुआ था। इनका उद्देश्य था कि हम संवैधानिक तरीके से लड़ें परंतु शांतिपूर्ण तरीके, संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे जिससे हमें स्वशासन की प्राप्ति जरूर होगी, क्योंकि ऐसा पहले ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में हो चुका था। आइए दोस्तों जानते हैं होम रूल लीग से जुड़ने वाले कुछ प्रमुख नेताओं के नाम। चूँकि होम रूल लीग एनी बेसेंट की वो लीग थी जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से नेता जुड़े थे, वो नेता अब थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ साथ एनी बेसेंट की होम रूल लीग से भी कनेक्ट हो गए। उनमें महत्वपूर्ण नाम आता है जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, तेग बहादुर सप्रू, हकीम अजमल, इन सब का नाम आता है। दोस्तों इसकी विफलता के 3 प्रमुख कारण रहे। एक तो एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरा, जब मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र 1917 में आया उसके कारण एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का विचार त्याग दिया। और तीसरी बात, इसके बाद में चूँकि तिलक अकेले पड़ गए। और तीसरी बात, वैलेंटाइन्स रोल से मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए इंग्लैंड चले गए। कौन? तिलक वैलेंटाइन्स रोल से मानहानि का मुकदमा लड़ने के लिए कहाँ चले गए? चले गए इंग्लैंड। तो ये आंदोलन हो गया नेतृत्वहीन। जब ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो गया उसके बाद इसको
1920 तक बंद करना पड़ा। तो इस प्रकार ये आंदोलन विफल हुआ, लेकिन फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत शानदार स्टेटमेंट इसके बारे में दिया था, और वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट था कि आकाश में बिजली की लहर सी दौड़ गई, युवाओं के दिल धड़कने लगे, हम निकट भविष्य में बड़ी बड़ी बातें होने की बातें करने लगे। एक बार फिर से सुनिए, आकाश में बिजली की लहर सी दौड़ गई, युवाओं के दिल धड़कने लगे, हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, और निकट भविष्य में अब बड़ी बातें होने की संभावना की हम आपस में बात करने लगे। तो दोस्तों, ये थी होम रूल लीग और दिल्ली दरबार। आपको वीडियो कैसा लगा? यदि क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।